गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में मैंने आपको आपकी हिंदी सेकंड को पढ़ाया था, पल्लव को। ठीक है, उसमें 3 पाठ आपके पूरे करा दिए थे। आज से मैं आपकी हिंदी फर्स्ट, जिसका नाम क्या है, रचना प्रसून, इसको स्टार्ट करने जा रही हूँ। देखो बच्चों, तो आज मैं इसका पहला पाठ शुरू करने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है भाषा और व्याकरण। देखो बच्चों, इसमें 2 बच्चे आपको दिखाई दे रहे हैं। एक का नाम रवि है, एक का नाम अजय है। तो रवि जो है अजय से पूछता है कि अजय, क्या तुम आज विद्यालय गए थे? तो अजय कहता, हाँ रवि, लेकिन तुम आज क्यों नहीं गए थे? रवि कहता, आज मेरी माँ की तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए मैं विद्यालय नहीं जा सका। ठीक है, दूसरा चित्र देखिए, नीचे एक और आपको मैं दिखा रही हूँ। इसमें क्या है, माँ जो है वो चीनू से बात कर रही है। माँ कहती है, चीनू तुमने अभी तक अपना सामान नहीं समेटा, देखो सारा सामान यहाँ वहाँ बिखरा पड़ा है। चीनू कहता है, अभी सारा सामान जगह पर रख देता हूँ माँ। तो ठीक है बच्चों, तो आपने ये 2 चित्र देखे, इसमें रवि और अजय, माँ और चीनू, ये सब क्या करें, अपनी अपनी बात कह रहे हैं और दूसरे की बात को सुनकर समझ रहे हैं। तो ठीक है, मनुष्य जो अपने अधिकांश कार्यों को दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता है, सभी कार्य वो स्वयं नहीं कर सकता, इसलिए उसे दूसरों तक अपनी बात को या विचार को पहुंचाना पड़ता है। तो हम अपनी बात को या विचार को किसके माध्यम से पहुंचा सकते हैं? भाषा के माध्यम से ही पहुंचा सकते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य बोलकर अथवा लिखकर अपने विचार या भाव प्रकट करता है, या दूसरों मनुष्यों के विचारों या भावों को सुनकर या पढ़कर समझता है। तो इस परिभाषा से हमने क्या बात सीखी? पहली चीज़ कि हम अपने विचार किस तरह प्रकट कर सकते हैं? 2 तरीके से, बोलकर या लिखकर। दूसरी चीज़, हम दूसरों के विचारों को कैसे समझ सकते हैं? या तो सुनकर, सुनेंगे तभी समझेंगे, या लिखे हुए को पढ़ेंगे तभी समझेंगे। तो लिखकर, सुनकर और पढ़कर। अब आता है कि भाषा कितने प्रकार की होती है, भाषा के कितने रूप होते हैं? तो 2 रूप होते हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। मौखिक भाषा किसको कहते हैं? ये भाषा का सबसे पहला और प्राचीनतम रूप कहलाता है। जब हम मुंह से किसी बात को बोलते हैं, या जब हम बोलकर अपने विचार प्रकट करते हैं और दूसरों के विचारों को सुनकर समझते हैं, यानी कि हमने बोला और दूसरों ने सुना और सुनकर उसे समझा, तो वह भाषा का मौखिक रूप कहलाता है। जैसे हम फ़ोन पे किसी से बात करते हैं, या टीवी देखते हैं, या गाने सुनते हैं, या कहानी सुनाते हैं या सुनते हैं, ये सब मौखिक भाषा के उदाहरण हैं। दूसरा है आपका लिखित भाषा। लिखित भाषा में क्या, जैसे जैसे हमारी संस्कृति सभ्यता विकसित हुई, भाषा का विकास भी हुआ, धीरे धीरे लिखित भाषा का रूप हमारा सामने आ गया। जब हम लिखकर अपने विचार दूसरों को पहुंचाते हैं और दूसरा उन्हें पढ़ता है और पढ़कर दूसरों के विचार को जानते हैं, तो वह भाषा का लिखित रूप कहलाता है। जैसे हमने किसी बात को लिखकर, जैसे मैंने अब आपको पाठ के क्वेश्चन आंसर लिखूंगी और आप उसे पढ़ेंगे, पढ़कर उसे समझेंगे, तो क्या हो गया, ये भाषा का लिखित रूप कहलाता है। जैसे पत्र लिखना है, किताब पढ़ना है, ईमेल भेजना है, मोबाइल फ़ोन से संदेश भेजना है, ये सब लिखित भाषा के उदाहरण हैं। तो बच्चों समझ में आया, भाषा क्या होती है? विचारों को आदान प्रदान करने का माध्यम। 2 प्रकार हो गए, मौखिक और लिखित। अब आता है आपका लिपि। भाषा लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें हम लिपि कहते हैं। अलग अलग भाषाएं होती हैं तो उनकी लिपियां भी अलग अलग ही होती हैं, लेकिन हिंदी और संस्कृत भाषा दोनों की ही लिपि देवनागरी होती है। नीचे देखो एक टेबल दी हुई है, जिसमें लेफ़्ट साइड आपकी भाषाएं दी हुई हैं और राइट साइड उनकी लिपियां दी हुई हैं। जैसे हिंदी है तो उसकी देवनागरी होती है, संस्कृत हुई, गुजराती, उसकी देवनागरी ही होगी। अंग्रेज़ी है, उसकी रोमन है। उर्दू है, फ़ारसी है, पंजाबी गुरुमुखी है, अरबी की अरबी है, रूसी की रूसी है। ठीक है, अब बच्चों सबसे पहले ध्यान देने वाली बात क्या है कि हिंदी हमारी क्या है, राष्ट्रभाषा है, और अंग्रेजी कैसी भाषा कहलाती है? अंतर्राष्ट्रीय भाषा कहलाती है, क्योंकि हर जगह हर देश में अंग्रेजी को बोला जाता है और समझा जाता है।
संसार के अलग अलग देशों में अपनी अपनी भाषाएं होती हैं। जैसे इंग्लैंड में अंग्रेजी है, जर्मनी में जर्मन बोली जाती है, रूस में रूसी बोली जाती है, चीन में चीनी भाषा बोली जाती है। ठीक है, अब प्रश्न उठता है राजभाषा क्या होती है। जो भाषा किसी देश में सरकारी कामकाज के लिए प्रयोग की जाती है उसे हम राजभाषा कहते हैं। राष्ट्रभाषा किसे कहते हैं? ऐसी भाषा जो किसी देश में अधिकांश लोगों द्वारा बोली या समझी जाती है उसे हम राष्ट्रभाषा कहते हैं। हमारे देश भारत की राष्ट्रभाषा कौन सी है? राष्ट्रभाषा या राजभाषा हिंदी है। और ये कब निर्धारित की गई थी, इसको कब मान्यता मिली थी? 14 सितंबर 1949 को मिली थी। अब आता है मातृभाषा। मातृभाषा किसे कहते हैं? जिस भाषा को बच्चा सबसे पहले सीखता है या जिसके बारे में सबसे पहले उसे ज्ञान प्राप्त होता है, जो वो अपने परिवार के लोगों से सीखता है या बोलता है, उसे हम मातृभाषा कहते हैं। अब आता है आपका व्याकरण। प्रत्येक भाषा को शुद्ध रूप से बोलने के लिए, पढ़ने के लिए, लिखने के लिए कुछ नियम होते हैं। इन नियमों का ज्ञान हमें किससे मिलता है? व्याकरण के द्वारा मिलता है। तो हम क्या कह सकते हैं? व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा हम किसी भी भाषा के शुद्ध रूप का पूर्ण ज्ञान प्राप्त करते हैं। व्याकरण के 3 अंग होते हैं, वर्ण, शब्द और वाक्य। सबसे पहले होता है वर्ण। वर्ण जो होता है वो भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है, जिसके और ज़्यादा हम टुकड़े नहीं कर सकते, वो वर्ण कहलाते हैं। जैसे ए, आ, चे, झे, टे, रे, शे, ये सब वर्ण हैं। शब्द क्या होते हैं? वर्णों के सार्थक समूह को, शब्द का सार्थक समूह जिसका कुछ ना कुछ अर्थ जरूर होना चाहिए। नयन है, बाजार है, मंदिर। जैसे नयन मीन्स नेत्र, हमारी आँखें। बाजार यानी कि मार्केट आपका जिसमें हम जाते हैं। मंदिर जहाँ हम पूजा करते हैं। वाक्य, शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। जब शब्द मिल जाते हैं आपस में तो वो एक वाक्य का निर्माण करते हैं। जैसे हमने कह दिया पृथ्वी हमारी गोल है, हमें अपना कार्य स्वयं करना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो कुछ ध्यान देने योग्य बातें उन पर फिर से ध्यान दीजिए। भाषा क्या होती है? हमारे विचारों को दूसरों तक पहुंचाने व दूसरों को विचारों को समझने का साधन होती है। भाषा के 2 रूप होते हैं, मौखिक और लिखित। भाषा को लिखने के लिए प्रयोग किए जाने वाले चिन्हों को हम क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। व्याकरण के कितने अंग होते हैं? 3 अंग होते हैं, वर्ण, शब्द और वाक्य। हिंदी को 14 सितंबर 1949 को क्या घोषित किया था? राजभाषा या राष्ट्रभाषा घोषित किया गया था। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।